बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुझे जेल में आए हुए 2 हफ्ते हो गए थे। किसी औरत का ऐसे जेल में आ जाना जो अपने भरे पूरे घर में सुकून से रहती हो, कोई बुरा ख्वाब ही हो सकता है। और मेरी बदकिस्मती थी, क्योंकि मेरे लिए ये बुरा ख्वाब मेरी हकीकत बन चुका था और मैं अभी इसको ख़त्म नहीं कर सकती थी। मैं तो ये सोच कर ही हैरान थी कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चे घर में कैसे गुजारा करेंगे। जिसके हवाले मैं उनको कर आई थी, वो तो कभी उनका ख्याल नहीं करती थी, और वो थी उनकी दादी, यानी कि मेरी सास। मैं अपने शौहर और अपनी सास के साथ घर में रहती थी। अल्लाह ने मुझे 2 बच्चे दिए थे। मेरा बेटा 7 साल का था और छोटी बेटी 4 साल की थी। मेरा ख़ानदान मिसाली था, मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि एक दिन मेरा शौहर घर नहीं आया। हम सब लोग बहुत परेशान हो गए, इंतज़ार कर रहे थे, पर वो नहीं आ रहा था। उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था। रात से सुबह हो गई, पुलिस के पास गए तो उन्होंने कहा कि 24 घंटे बाद ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। हम सब उसे बहुत तलाश कर रहे थे। मेरे शौहर का कोई भाई भी नहीं था, एक दूर पार का कज़न था, वो भी तलाश कर रहा था। सब परेशान थे। 24 घंटे के बाद हमें अगवाकारों का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि हमने आपके बेटे को अगवा कर लिया है। जबकि सोचने वाली बात तो ये थी कि अगर वाकई वो अगवाकार थे तो उनको मेरे शौहर को नहीं, शायद किसी बच्चे को अगवा करना चाहिए था। फिर उन्होंने मेरे शौहर को अगवा क्यों किया था? वो कहने लगे, हमें तावान चाहिए। उन्होंने जो तावान मांगा था वो बहुत ज़्यादा था। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। पता नहीं उनको कैसे गलतफहमी हो गई थी कि हम लोग बहुत अमीर लोग थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मेरी सास ने मेरे साथ कभी अच्छा रवैया नहीं रखा था। मेरी पहली औलाद होने वाली थी, लेकिन वो इस दुनिया से चली गई। तो वो मुझे 1 साल तक ताने देती रही कि जिस औरत का एक दफ़ा मिसकैरेज हो जाए उसके यहाँ तो औलाद होती ही नहीं, और उन्होंने मुझे बहुत तंग किया। लेकिन फिर अल्लाह ने मुझे 2 औलादों से नवाज दिया। मुझे लगा कि अब कहीं जाके उनको सुकून आ जाएगा, पर वो तब भी मेरे खिलाफ ही बोलती थी। हम लोगों ने किसी तरह तावान के पैसे जमा कर लिए। मेरा भाई बाहर के मुल्क में होता था, उसने मेरी मदद की। वो यूरोपीय ममालिक में होता था, इसीलिए उसके लिए ये मुश्किल तो था, लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि वहाँ से थोड़े पैसे भेजता तो यहाँ आके बहुत ज़्यादा बन जाते थे। उसने बहुत मदद की थी। मेरा इकलौता भाई था, उसका नाम वसीम था। वो कहता था कि अगर मैं मदद नहीं करूँगा तो कौन मदद करेगा। पर उन लोगों ने हमसे तावान भी ले लिया और मेरे शौहर को भी इस दुनिया से रवाना कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, जब मेरे शौहर की मैयत को घर लेकर आए तो हम सब हैरान रह गए कि हमारे साथ ये क्या हो गया, क्योंकि मेरे शौहर को तो उन्होंने सही सलामत भेजने का वादा किया था, लेकिन अब उसकी मैयत भेज दी थी। अभी हम मैयत पर बैठे रो ही रहे थे कि पुलिस आ गई और मुझे पकड़ कर ले गई। और बाद में ये कहानी निकली कि जिन लोगों ने अगवा किया था वो कोई आदी मुजरिम या इस तरह के काम करने वाले लोग नहीं थे। उनको पैसे देकर ये काम करवाया गया था, और ये काम करवाया था मेरे शौहर की पुरानी मंगेतर ने, जिससे नाता तोड़कर मेरे शौहर ने मुझसे शादी की थी। वो अपना बदला लेना चाहती थी। वो बहुत अमीर थी, ऐसा कर सकती थी। उसने पहले मेरे शौहर को अगवा करवाया, फिर हम लोगों से तावान मांग कर नाटक किया, और बाद में मेरे शौहर को भी दुनिया से रवाना करवा दिया और मुझे फंसाकर यहाँ भेज दिया। अब पीछे सिर्फ मेरी सास और मेरे बच्चे ही रह गए थे। मेरी सास उन बच्चों को कैसे पाल रही थी, क्या कर रही थी, मैं नहीं जानती थी। वो अदालत में भी नहीं आती थी, मेरा केस भी किसी ने नहीं लड़ा, और बस मुझे यहाँ पर भेज दिया गया। ऐसा लगा कि कोई भी कानूनी फंदा इस्तेमाल नहीं हुआ है, कोई भी ट्रायल नहीं हुआ है, किसी भी पैराए से मुझे गुजारा नहीं किया। बस उस लड़की ने कहा कि इसको जेल में डाल दो, और मुझे जेल में डाल दिया गया। 2 हफ्ते से मैं अपने शौहर की याद में रो रही थी, और उस पर अब ये कि मैं यहाँ पर भी आ गई थी। मुझे उम्र कैद की सज़ा हुई थी। जब तक मैं बाहर निकलती मेरे बच्चे जवान हो जाते। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था, और मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ हो चुका था। मुझसे यहाँ पर ये 2 हफ्ते भी बड़ी मुश्किल से गुजरे थे, और मैं ये सोच रही थी कि इतना वक्त मैं कैसे गुजारूंगी। मुझे कुछ करना था, यहाँ से निकलना था। मैंने भागने की भी कोशिश की, पर मुझे कोई रास्ता नहीं मिला। इस तरह जेल से भागकर जाना कोई आसान काम थोड़ी होता है। वहाँ पर कुछ औरतें थीं, उनको अपने बारे में बताया, वो भी अफसोस कर रही थीं। लेकिन जब मैंने उनकी कहानियाँ सुनी तो उनकी कहानियाँ तो मुझसे भी ज़्यादा दर्दनाक और बुरी थी।
यकीन नहीं होता था कि हमारे अपनों ने ही हमारे साथ इतना बुरा किया था। मेरे साथ बुरा करने वाली मेरी अपनी तो नहीं थी। कहते हैं कि मर्द के साथ औरत का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि एक औरत कभी दूसरी औरत के साथ मुकाबला नहीं है, क्योंकि जो तकलीफ एक औरत दूसरी औरत को पहुंचा सकती है वो एक मर्द कभी नहीं पहुंचा सकता। उसने तो मेरा सुहाग लूट लिया, और फिर इतना ही नहीं, मुझे जेल भी भिजवा दिया ताकि मेरे बच्चों पर भी मुसीबत आ जाए और मैं भी सारी जिंदगी सड़ती रहूं। अरे जब मेरे सुहाग को ही मुझसे छीन लिया था तो यहां पर रुक जाती, पर इतना करके उसका दिल नहीं भरा। अब मेरा भी इस दुनिया में सिवाय मेरे भाई के और कोई भी नहीं था, और पता नहीं उसे बताया भी था कि नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ है और क्या नहीं। वो बाहर के मुल्क में होता था और इतनी आसानी से वापस नहीं आ सकता था। मैंने उसे वापस आने के लिए कहा भी नहीं था। मैंने बस उसे कहा था कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। ये भी नहीं बताया था कि किस लिए चाहिए। उसने तो ये अपनी बहन की फरमाइश समझकर पूरा किया था। 2 हफ्ते के बाद एक रात को सब लड़कियों को लाइन में खड़ा कर दिया गया। मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है, इस टाइम हमसे कौन सा काम करवाना है? तो एक औरत ने कहा, वो काम करवाना है जो यहाँ पर होता है। मैंने कहा, क्या मतलब? तो उसने कहा, तुम्हें पता चल जाएगा। तुम एक काम करो, ये जो इस तरफ थोड़ी सी मट्टी पड़ी है इसको अपने मुंह पर लगा लो और अपने बालों को बिखरा लो। तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन तुम्हें खूबसूरत नहीं लगना। तुम अपनी ऐसी शक्ल बना के रखना कि जैसे तुम बदसूरत हो। मैंने कहा, क्या मतलब? हमारी खूबसूरती को किससे खतरा है यहाँ पर? तो उसने कहा, एक नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। मैंने कहा, ये तो औरतों की जेल है। उसने कहा, क्या औरतों से ही खतरा है? ये सुनकर मैं हैरान रह गई। यहाँ की सुपरिटेंडेंट सब औरतों को घूर घूर कर देख रही थी। उस रात तो मैं बच गई, क्योंकि जैसा मुझे उस औरत ने कहा था मैंने अपने मुंह पर मट्टी लगा ली थी और चेहरा भी अजीब सा बना लिया था। लेकिन वो एक और लड़की को वहाँ से लेकर गई थी। मैंने उस औरत से पूछा कि ये लड़की को कहाँ लेकर गई है? तो उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है आधी रात को कोई जवान और खूबसूरत लड़की को कहाँ लेकर जाता है? मैंने कहा, इसका मतलब है कि उसके साथ कुछ बुरा होगा। तो वो कहने लगी, हाँ बुरा ही होगा, बहुत बुरा होगा। कुछ अच्छा कैसे हो सकता है? ये तो दोज़ख है। मैंने कहा, फिर आप लोग शिकायत क्यों नहीं करते, किसी को क्यों नहीं बताते? तो वो कहने लगी, जिसको बताना है वही तो ये सब कुछ करवा रहा है। इस जेल का सुपरिटेंडेंट जेलर, सारा अमला, यहाँ तक कि एक सिपाही, सब लोग मिले हुए हैं। सब लोग राशिखोर हैं। सबके पास पैसे जाते हैं, रिश्वत जाती है और वो चुप हो जाते हैं। मैंने कहा, मुझे तो लगा था कि मैं किसी बुरी जगह पर आई हूँ, यहाँ पर मुझे भी सिर्फ सज़ा मिलेगी, लेकिन ये क्या? यहाँ पे तो इज्जत भी खतरे में है। कुछ तो करना होगा, कोई तो हल होगा, कोई तो तरीका होगा। उस औरत ने कहा, कोई तरीका नहीं है, वरना यहाँ इतने सारे दिमाग हैं, क्या मिलकर कोई एक आइडिया नहीं निकाल सकते थे? ना तो उनके खाने में कोई चीज़ मिला सकते हैं, ना यहाँ से भाग सकते हैं, और ना ही किसी को शिकायत कर सकते हैं। मैंने कहा, कहीं मेरी बारी भी तो नहीं आ जाएगी? तो वो कहने लगी, ये तो उनके मूड पर डिपेंड करता है, बाकी मैं कुछ नहीं कह सकती। जो मैंने तुम्हें कहा है वैसे ही करना। जब भी वो आधी रात को बुलाए, इससे पहले ही अपने चेहरे पर कोई ऐसी चीज़ लगा लेना जिससे तुम बहुत काली लगो, और सर झुका के खड़ी होना, अपने आप को संभाल के खड़ी होना। एक यही फॉर्मूला है जो यहाँ पर चल जाता है। मैंने कहा, आप कह रही थी कि यहाँ पर औरत ही औरत के दुश्मन है। जहाँ पर उस लड़की को लेकर गए हैं, क्या वहाँ पर मर्द भी थे? उस औरत ने गहरी सांस ली और कहा, ये बात तो मुझे आज तक पता नहीं चली कि वहाँ मर्द होते हैं या औरतें। ये सुनकर मेरी सांस तो रुक सी गई कि ये क्या हो रहा था। यहाँ हमारा माशरा किस तरह जा रहा था। अब तो मुझे यही डर लग रहा था कि जो दूसरों के साथ हुआ है, अगर मेरे साथ होगा तो मेरा क्या बनेगा। जिस लड़की को पकड़ कर लेकर गए थे वो भी मेरे साथ ही यहाँ पर आई थी, मुझसे ज़्यादा जवान और खूबसूरत थी। मैं तो 2 बच्चों की माँ थी, लेकिन वो शायद कुंवारी थी। वो वहाँ से वापस आ गई थी और अब एक कोने में बैठी थी। जब से आई थी उसने खाना नहीं खाया था, पानी भी नहीं पिया था, बस ज़मीन पर बैठी किसी नुक्ते को घूर रही थी। मुझे उसे देखकर बहुत बुरा लग रहा था, हमदर्दी भी हो रही थी, पर मैं हैरान थी कि और कोई भी उसके पास नहीं जा रहा था, उसकी मदद नहीं कर रहा था। सब उसको ऐसे नज़रअंदाज कर रहे थे जैसे वो वहाँ पर बैठी ही नहीं है। क्या मतलब था इसका?
कि उनको ये सब कुछ देखने की आदत हो गई थी, पर मुझे आदत नहीं थी। और यही सोचकर मैं आगे बढ़ गई। मैंने उसे करीब से देखा तो हैरान रह गई। वाकई वो बहुत खूबसूरत थी। मैंने कहा, तुम ठीक तो हो? वो जवाब नहीं दे रही थी। मैं पानी का गिलास लेकर गई थी। मैंने कहा, पानी पी लो। मैंने उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाया तो उसने वो पानी का गिलास एक तरफ झटक दिया। मैंने कहा, पानी पी लो, हल्कान हो रही हो। अपने आप से कैसी दुश्मनी है तुम्हारी? उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता और मैं सुनना भी नहीं चाहती। बस ये चाहती हूँ कि तुम पानी पी लो और खाना खा लो ताकि तुम्हारी हालत कुछ बेहतर हो जाए। उसने कहा, फिर तुम यहाँ से चली जाओ। मैंने बाद में पूछा तो पता चला कि उसका नाम मारिया था। उसकी तबीयत खराब हो गई थी। उसको अस्पताल ले गए, फिर वहीं पर उसे ड्रिप वगैरह लगी तो उसकी सेहत बहाल हुई। उसके बाद से वो थोड़ी बेहतर हो गई थी। अब खाना भी खा रही थी, लेकिन किसी से बात नहीं कर रही थी। यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा था कि जो भी लड़की जाती थी, जब वो वापस आती थी तो वो कहीं खोई हुई होती थी। उसकी शक्ल से ऐसा लगता था कि उसके साथ इस दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म हुआ है। लेकिन इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता था जो मेरे साथ हुआ था। मेरे शौहर को मुझसे छीन लिया गया, मुझे मेरे बच्चों से दूर कर दिया गया। इससे ज़्यादा बुरा तो कुछ नहीं हो सकता था। और ये ज़िंदगी है ना, इसमें ऐसे ऐसे वाक़यात होते हैं कि आपकी सोच ही ख़त्म हो जाती है कि इससे बुरा क्या होगा। क्योंकि जो आपके साथ बुरा होता है कभी कभी उससे भी बुरा हो जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ। एक रात उस औरत की नज़र मुझ पर पड़ गई जो लड़कियों को लेकर जाया करती थी। उसने कहा कि ये कौन है? सब ने कहा, ये नई आई है, इसके तो 2 बच्चे हैं, बूढ़ी औरत है। कहने लगी, बूढ़ी औरत तो नहीं है, अच्छी भली तो लग रही है। मैं उसकी नज़र में आ गई। वो मुझे देखने लगी, मेरा जायज़ा लेने लगी। कहने लगी, उम्र क्या है तुम्हारी? मेरी शादी दरअसल बहुत कम उम्र में हुई थी। मैंने कहा कि 30 साल की हूँ। मैंने झूठ बोल दिया था। मैं 30 साल की कहीं से भी नहीं थी, मैं 24 साल की थी। इस बात पर वो हंसने लगी और कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है हमने अपने बाल धूप में सफ़ेद किए हैं? हम तो लड़की को देखकर पहचान जाते हैं कि ये किस उम्र की है। तुम्हारी उम्र तो मुझे 24-25 साल लग रही है। मैं ये सुनकर हैरान रह गई। वो वाकई मेरी उम्र पहचान गई थी। मैंने कहा, 2 बच्चे हैं मेरे और एक बच्चा तो ऑपरेशन से हुआ है। उसने कहा, तो क्या हो गया? इस तरह तो औरत और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी, चलो मेरे साथ। मैंने जिस तरह की कहानियाँ सुनी थी और जैसे लड़कियों का हाल देखा था, मैं बहुत डर रही थी। मैं जाना नहीं चाहती थी। मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं पहले से ही जेल में थी और ये मुझे वहाँ लेकर जा रही थी जहाँ मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला नहीं था। तो फिर मैं चुपचाप कैसे जाती? इससे बुरा और क्या हो सकता था? अगर कुछ बुरा हो सकता था तो वो हो जाता, पर मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती थी। मैंने बहुत मुज़ाहिमत की। फिर उसने 2 लोगों को बुलाया जो मुझे घसीट कर वहाँ से ले गए। उसके बाद मैं भी अगले दिन मारिया की तरह ही बैठी थी। मुझे भी कोई नहीं देख रहा था, कोई नहीं बुला रहा था। सच कहूँ तो मेरा भी ना पानी पीने को दिल कर रहा था और ना ही खाना खाने को। अब मारिया ही मेरे पास आई थी। उसने मुझे पानी का गिलास पकड़ाया तो मुझे याद आ गया कि मैं भी उसे पानी पिलाने ही आई थी। मैंने पानी पी लिया और उसके गले लगकर रोने लगी। मैंने कहा, ये कब तक होगा? हम औरतें कहीं भी महफूज नहीं हैं, यहाँ तक कि जेलों में भी नहीं। जहाँ पर हमें सज़ा देने के लिए रखा गया है वहाँ पर भी हम महफूज नहीं हैं। हमें सज़ा के ऊपर एक और सज़ा मिलती है। कुछ ना किया हो तब भी सज़ा मिलती है। कहाँ जाएं, क्या करें? मैंने अपना सर पकड़ लिया जब एक औरत शहद लेकर हमारे पास आई। मैंने कहा, ये तुम क्या कर रही हो? तो वो कहने लगी, ये लो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। वो शहद को मेरे ज़ख्म पर लगाना चाहती थी। मैंने कहा, मेरे ज़ख्म पर शहद लगाकर तुम अपना फ़र्ज़ पूरा कर रही हो। अरे मेरी मदद करो, हम सब मिलकर इनका कुछ तो बिगाड़ ही लेंगे। इतना तो कर ही लेंगे कि हमारे दिल को सुकून आ जाए। हम लोग इतने ज़्यादा हैं और ये लोग 20-25 लोग ही तो हैं। कुछ ना कुछ तो हो सकता है। मेरी मदद करो, इससे पहले कि मेरा भी दिमाग माऊफ हो जाए और मैं भी तुम सब की तरह यहाँ चुपचाप जुल्म सहती रहूँ। सोचो कुछ इस बारे में। उन सब के चेहरों से लग रहा था जैसे उनको मेरी बातें फजूल लग रही थी।
जैसे मैं कोई पागल हूँ और मैं जो भी कह रही हूँ वो कभी होने वाला नहीं है। एक मिसाल है कि जब हाथी को कैद कर लिया जाता है तो उसे एक मोटी सी जंजीर के साथ बांधा जाता है, इतनी भारी जंजीर कि वो उसे तोड़ नहीं सकता। और हाथी को पता होता है कि मैं यहाँ से निकल नहीं सकता। वो चुपचाप खड़ा रहता है, लेकिन फिर कुछ वक्त के बाद वो उसे मोटी जंजीर से नहीं बल्कि एक सूती रस्सी के साथ बांध देते हैं। और एक सूती रस्सी को तोड़ना एक हाथी के लिए क्या बड़ी बात है, वो तो आराम से तोड़ सकता है। लेकिन वो यही सोच के नहीं तोड़ता कि ये रस्सी नहीं जंजीर है, और फिर वो रस्सी उसके हाथ पांव में नहीं बल्कि उसके दिमाग में होती है। वो समझता है कि ये वही जंजीर है और मैं इसे तोड़ नहीं सकता, और वो कोशिश भी नहीं करता। इसी तरह एक नाजुक सी रस्सी के साथ बंधा रहता है, जबकि वो उसे एक ही झटके में तोड़ सकता है। इन सब का भी यही हाल था। कुछ ना कुछ तो करना था, लेकिन किसके लिए? मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारे पास कोई उम्मीद नहीं है? तो कहने लगी, हमें हमारे अपनों ने ही मजबूर किया। हम लोगों ने गुनाह किए तो कोई ना कोई वजह तो थी ही। कुछ यहाँ पर मेरी तरह बेकसूर भी आई थी और कुछ को दूसरों ने मजबूर किया था। उन सब की कहानियां मेरी कहानी से भी बुरी थी, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं था ना कि जीना ही छोड़ देना चाहिए था। मैंने सबके सामने आहुजारी की, बताया कि हमें कुछ करना है, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद करने की हामी नहीं भरी। फिर एक दिन मारिया मेरे पास आई। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने कहा, क्या कर सकती हो तुम? तो वो कहने लगी, मुझे एक चीज़ के बारे में पता है जो हम खाना पकाने की चीज़ों से ही बना सकते हैं, और इतनी ज़्यादा जहरीली तो होगी ही कि एक दफ़ा खाने से ये लोग 1 महीने तक अस्पताल से नहीं उठ पाएंगे। और हम वही घरेलू चीज़ें ही मिक्स करके बनाएंगे। उसके लिए हमें शहद भी चाहिए होगा। मैंने कहा, शहद तो मीठा होता है। उसने कहा, नहीं, शहद को एक ख़ास तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो जहर का काम भी करता है। अगर तुम मेरी मदद करती हो तो मैं ये सब करने को तैयार हूँ। मैंने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। इस जेल में खाना बनाने की भी ड्यूटी लगा करती थी। हमने कहा कि हमें बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, हमारी ड्यूटी लगा दी जाए। उन्होंने कहा कि तुम दोनों ही दुबली पतली लड़कियां हो, तुम लोगों से हो जाएगा सब कुछ। तो हमने कहा, हाँ, हम बहुत जल्दी कर लेंगे। और जैसे ही हमें किचन में छोड़ दिया गया, मैंने मारिया को कहा कि शुरू हो जाओ। मैं दिखावे के लिए काम करने बैठ गई कि मैं तो सब्जी काट रही हूँ और खाना बनाने लगी हूँ, और मारिया अपने काम पर लग गई। उसने हल्दी, काली मिर्च, हरी मिर्चें, लाल मिर्चें और गरम मसाले से निकाली हुई दालचीनी की डंडियाँ, बादाने खताएँ और बादियान के फूल, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हम औरतों के बावर्ची खाने में मौजूद होती हैं, उनको मिक्स करके कोई चीज़ बनाई। और उसके तेज़ जायके को ज़ायल करने के लिए उसने बीच में शहद डाला और उसको सारे खाने में मिला दिया। मैंने कहा, तुम्हें यकीन है कि ये काम करेगा? तो उसने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि हाँ, ये काम करेगा, क्योंकि यही काम करके तो मैं यहाँ पर आई हूँ। इसका मतलब यही है कि उसने यही फॉर्मूला किसी पर अपनाया था और वो पकड़ी गई थी। उसके बाद ये सब कुछ हुआ था। जब खाना बन गया तो सारे अमले के लिए भेज दिया गया। बाकी खाना तो वही था जो बाकी सब लोगों के लिए बनाया था, लेकिन अमले के लिए स्पेशल मछली बनाई गई थी। वो हम लोगों को इस्तेमाल करते थे, हमारे साथ बुरा करते थे और फिर मछलियाँ खाते थे। इसीलिए उस मछली पर ही मारिया ने ये मसाला लगाया था। अब हमें इंतज़ार था कि आगे क्या होता है। वही हुआ। जैसे ही रात हुई तो सारे अमले की तबीयत ख़राब हो गई और सब वहाँ से चले गए। अब हमारे पास मौका था कि हम यहाँ से भाग सकते थे, लेकिन फिर वही बात कि हाथी के दिल में जो डर था उसे कैसे ख़त्म किया जाता। कुछ औरतें हमारे साथ आ गई। उन्होंने कहा कि हम भी भागना चाहते हैं, लेकिन कुछ औरतें ये सोचकर नहीं भागी कि हम पकड़े जाएंगे। और हम 26 औरतें उस दिन औरतों की जेल से भागकर अपने अपने ठिकाने तक वापस आ गई। वहाँ से निकलना और फिर भागना और अपने अपने घर तक पहुँचना बहुत मुश्किल था, लेकिन हम कामयाब हो गए थे। उसके बाद मैंने देखा कि मेरी वो सास जो सारी ज़िंदगी मेरा खून जलाती रही थी, मेरे बच्चों को पाल रही थी, उनके लिए लोगों के घरों में काम भी कर रही थी और उनके खाने पीने का इंतज़ाम भी कर रही थी। मैंने जाके बच्चों को गले से लगाया तो मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना सुकून मिला। उसके बाद मैंने अपनी सास से कहा कि हमें यहाँ से जाना होगा, और हमने वो जगह छोड़ दी और हम दूसरे शहर आ गए। आज मेरी सास और मैं मिलकर बच्चों को पालते हैं। हम दोनों मेहनत करते हैं। मैं काम पर जाती हूँ तो वो घर रहती हैं, और वो घर रहती हैं
तो मैं काम पर जाती हूँ। मिलजुल कर सब कुछ करते हैं, बच्चों को पाल रहे हैं। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस वक्त मुझे मेरी सास के अलावा किसी का भी सहारा नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगी कि जब दो लोग एक जैसी मुसीबत में फंसते हैं ना, तो फिर उनकी बाहमी नफरत भी ख़त्म हो जाती है। यूँ मारिया की मदद से मैं और मारिया उस जेल की तारीख का एक हिस्सा बन गई कि दो औरतों ने न जाने क्या जुगाड़ किया था कि 26 औरतें उस जेल से भाग गई थीं। लेकिन मेरी कहानी सुनाने का मकसद ये है कि उस जेल से सारी की सारी औरतें भाग सकती थीं। कम से कम वो तो भाग ही सकती थी जिनके साथ बुरा हुआ था और जो बेकसूर वहाँ पर आई थी। लेकिन वो नहीं भागी क्योंकि उनके दिल में डर था, और ये वही डर था जिन्होंने उनको पहले जुर्म करने पर मजबूर किया। इस माशरे की चक्की में हमेशा औरत ही पिसती है और औरतें ही पिसती रहेंगी। मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद इतना ही है कि औरत अपने दिल से डर को ख़त्म करे, क्योंकि फिर ये डर उसे गलत काम करने पर भी मजबूर करता है। डर से कभी भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता जितना नुकसान होता है। मैं अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजार रही हूँ। उन औरतों की कहानियाँ मुझसे भी बुरी थी, वो भी ये कर सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। आप लोगों को क्या लगता है कि जो मैंने और मारिया ने किया, क्या वो ठीक था या नहीं? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।